एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर पैशनेट बोर्ड में। और हम बात कर रहे हैं क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स कि किस प्रकार से जब बॉय और गर्ल धीरे धीरे सोसाइटी में बड़े होते हैं तो यही सोसाइटी इनके बीच में डिफरेंस को क्रिएट कर देती है। इनके बीच में बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस क्रिएट कर देती है, इनके काम को लेकर डिफरेंस क्रिएट कर देती है, इनके जेंडर को लेकर डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो आज के वीडियो लेसन में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बॉयज और गर्ल्स, मेल और फीमेल के बीच में जो ये जेंडर डिफरेंस देखा जा रहा है, किस प्रकार से सोसाइटी इस डिफरेंस के चलते वुमेन्स के साथ इनइक्वालिटी कर रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। तो हम ये केस स्टडी करेंगे दो एरिया की, पहला होगा समायो और दूसरा होगा हमारा मध्य प्रदेश। बात करेंगे 1920 और 1960 की। आज की बात करोगे तो आज के जमाने में जो ये डिफरेंस है बहुत हद तक कम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि इस डिफरेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके चलते अब इस डिफरेंस को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। इसी के चलते हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और जानेंगे कि किस प्रकार से वुमेन्स और मैन के बीच में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ग्रोइंग अप इन समोयो इन 1920s। अब समोयो क्या है? एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन की साउदर्न साइड पर। 1920 में यहाँ पर एक स्टडी करी गई और स्टडी में पाया गया कि जो समोयो के जो बच्चे होते हैं ये स्कूल नहीं जाते हैं, ये घर में ही रहकर बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल करते हैं और घर के कामकाज करते हैं और घर के नए नए कामकाज को अपने बड़े बहन भाइयों की मदद से सीखते हैं। यहां पर फिशिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब यहां पर हम बात करेंगे एक लड़के की। अब जैसे ही लड़का पैदा होने के बाद सबसे पहली बार चलना सीखता है तो जो उसकी मदर होती है, जो उसके फैमिली के अडल्ट मेंबर होते हैं, उसकी केयर करना छोड़ देते हैं। वही जब एक लड़का 5 साल का हो जाता है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाद दी जाती है और जो बॉयज और जो गर्ल्स होते हैं वो अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल भी करते हैं। और जब यही लड़का 5 साल से बढ़कर 9 साल का हो जाता है तो इसे दूसरे बड़े बच्चों के साथ बाहर काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जैसे कि फिशिंग का काम और कोकोनट्स को प्लांट करने का काम। अब हम बात करेंगे एक गर्ल की। अब जैसे ही जो गर्ल होती है, जैसे वो टीन एजर की उम्र को क्रॉस करती है तो उसे बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है। जब वो 14 की उम्र की हो जाती है तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ फिशिंग ट्रिप पर जा सकती है, प्लांटेशन में काम कर सकती है और बास्केट को बनाने का भी काम कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से सोसाइटी में एक गर्ल चाइल्ड और एक बॉय चाइल्ड के बीच में बचपन से ही डिफरेंस को क्रिएट किया जा रहा है काम को लेकर। ग्रोइंग अप इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मेल और फीमेल के बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। दोबारा से बात कर रहा हूं, ये एक स्टडी है जो कि 1960 की है और वो बताती है कि 6th क्लास से जो बॉयज और गर्ल्स का एक सेपरेट स्कूल होता है। इसमें जो गर्ल्स का स्कूल होता है वो बॉयज के स्कूल से बिल्कुल अलग होता है। उनका जो आर्किटेक्चर होता है, जो डिजाइन होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। जो गर्ल्स का स्कूल होता है उसमें एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है जिसमें जो गर्ल्स होती हैं वो गेम्स को प्ले करती हैं। बॉयज के स्कूल में कोई ऐसा कोर्टयार्ड या प्लेग्राउंड नहीं है। अब जब इन बॉयज और गर्ल्स की छुट्टी होती है तो जो गर्ल्स होती हैं वो तो सीधे सीधे अपने घर को चली जाती हैं, लेकिन जो बॉयज होते हैं जब इनकी छुट्टी होती है तो ये गर्ल्स को परेशान करते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं जिसके चलते शोर शराबा होता रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो गर्ल्स होते हैं वो अपने घर सीधे सीधे जा रही हैं बिना किसी को परेशान करे हुए और ग्रुप में जा रही है, जिसके चलते बॉयज इनको टीज ना करें। लेकिन वहीं जो बॉयज हैं वो इन्हें टीज कर रहे हैं और पूरी गली में शोर मचाते हुए घर में जा रहे हैं। यानी कि जो गर्ल्स हैं उन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है, लेकिन जो बॉयज हैं उन्हें एक्स्ट्रा फ्रीडम फील हो रही है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सोसाइटी ने किस प्रकार से बचपन से ही गर्ल्स और बॉयज के बीच में ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, जो कि उन्हें बचपन में भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ जब ये स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तब भी देखने को मिलता है, जब इनकी मैरिज हो जाती है तब भी इन्हें देखने को मिलता है।
तो हमने देखा कि जो सोसाइटीज है, इस सोसाइटी ने ही बॉयज और गर्ल्स के बीच में इस डिफरेंस को क्रिएट किया है, और जब ये छोटे से बच्चे होते हैं तभी से ये डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर जब ये बच्चे होते हैं तब सोसाइटी कैसे डिफरेंस क्रिएट करती है, इन्हें टॉयज देकर। जी हाँ, जो बॉयज होते हैं उन्हें खेलने के लिए कार, और जो गर्ल्स होती है उन्हें खेलने के लिए डॉल दी जाती है। जो ये टॉयज होते हैं यही इन बच्चों को बताते हैं कि जब ये बड़े हो जाएंगे, जब एक छोटी सी लड़की बड़ी होकर एक औरत बन जाएगी, जब एक छोटा लड़का बड़ा होकर आदमी बन जाएगा, तो इनके सोसाइटी में अलग अलग रोल होगा। अब जो रोल है मैन और वुमेन का, इन्हें इक्वली वैल्यू नहीं दी जाती, साथ ही साथ इनके स्टेटस को भी इक्वली वैल्यू नहीं दी जाती। अब हम बात करेंगे वैल्यूइंग हाउसवर्क की। अब पूरे वर्ल्ड में देख लो, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउसवर्क की और केयर गिविंग टास्क की, ये किसके कंधों पर आती है? ये आती है घर की फीमेल मेंबर पर, हमारी मम्मियों पर, वुमेन्स पर। अब फैमिली की देखभाल करना, स्पेशली बच्चों की, साथ ही साथ बड़ों की, और जब भी कोई घर में बीमार हो जाता है तो सबसे ज्यादा केयर ये वुमेन ही करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनके काम को कोई काम नहीं माना जाता है, इनके लिए इन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं, और सोसाइटी इनके काम को डी वैल्यू करती है। वो तो मानती है कि ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनका एक कर्तव्य है, लेकिन जो वो करते हैं वो उनका कोई कर्तव्य नहीं है। ये कर्तव्य सिर्फ इन्हीं का है, घर की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, बड़ों की देखभाल करना। ये किसका काम है? ये वुमेन का ही काम है, ये मैन का काम नहीं है। सोसाइटी का ऐसा माइंडसेट है। अब हम बात करेंगे एक डोमेस्टिक वर्कर की। अब देखो, जो डोमेस्टिक वर्कर की जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है। सुबह से लेकर वो शाम तक किसी दूसरे के घर में काम करती है, और उसके बावजूद भी जब अपने घर में आती है और अपने रोटी के टिफिन को खोलती है तो उसमें 2 रोटी भी नहीं रखी होती हैं। इतना ज्यादा फिजिकल वर्क करने के बावजूद भी उसके काम को सोसाइटी में वैल्यू नहीं दी जाती है। तो देखते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर का काम क्या होता है। तो जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं ये बहुत सारा काम करते हैं, जैसे स्वीपिंग का, क्लीनिंग का, कपड़ों को धोने का, या फिर बर्तनों को धोने का, खाना बनाने का, अब और घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल का काम करने का। अब जो अधिकतर जो डोमेस्टिक वर्कर होती हैं वो वुमेन्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केस देखे गए हैं जहां पर यंग बॉयज और गर्ल्स को काम करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, और इतना मेहनतीन काम करने के बावजूद भी इनकी जो सैलरी होती है बहुत ज्यादा कम होती है, और इनके काम को वैल्यू भी नहीं दी जाती है। अब जो ये डोमेस्टिक वर्कर होते हैं इनका जो दिन होता है वो सुबह 5 बजे से शुरू होता है और रात को 12 बजे तक खत्म होता है। इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी इन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। यहां पर हम एक केस स्टडी देखेंगे, एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे, और देखेंगे कि किस प्रकार से डोमेस्टिक वर्कर की लाइफ होती है। तो यहां पर एक डोमेस्टिक वर्कर अपनी जो उसके साथ किसी के घर में जब वो काम करने के लिए जाती है तो उसके साथ क्या होता है वो यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही है। वो बताती है कि यहाँ पर जो मेम साहब हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, वो बहुत ज़्यादा हमेशा गुस्से में रहती है, और वो चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। मैं किचन में काम करती हूँ, इसके अलावा 2 लड़की और हैं जो कि घर को साफ करने का काम करती हैं। हमारा जो दिन होता है वो 5 बजे शुरू होता है। ब्रेकफास्ट के लिए हमें 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी मिलती हैं, और हमें कोई तीसरी रोटी देने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होता है। इवनिंग में जब मैं खाने को बनाती हूँ तो जो ये 2 गर्ल होती हैं मेरे पास भीख मांगते हुए आ जाती हैं और मुझसे एक एक्स्ट्रा रोटी की मांग करती है, और मैं छुपे छुपाए अपनी मेम साहब से इनके लिए एक एक्स्ट्रा रोटी बना देती हूँ। We were so hungry after working through the day, we could not wear chappals in the house. अपने घर में, दूसरों के घर में और अपने घर में इतना ज़्यादा काम करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें इतना भी पैसा नहीं मिल पाता है कि हम अपने घर में चप्पल पहन पाएं। और जब सर्दियाँ आती हैं तो हमारे जो पैर हैं, जब इन पैरों में चप्पल नहीं होती जिसकी वजह से जो हमारे पैर हैं वो सूज जाते हैं,
और कभी कभार तो मुझे अपनी मेम साहब से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन कभी कभार उनके ऊपर गुस्सा भी आता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ह्यूमिलेशन हो रही है। क्या हम पूरे दिन काम नहीं करते? क्या हमें सेम ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट की कोई अनुमति नहीं है जिस प्रकार से दूसरे लोगों को दी जाती है? जिस प्रकार से दूसरे लोग काम कर रहे हैं और अपने पेट को पाल रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से हम भी तो अपने काम कर रहे हैं और अपने पेट को पाल रहे हैं। उनके बीच और हमारे बीच में डिफरेंस क्या है? और फैक्ट की बात बताएं तो हम तो दूसरे के मुकाबले ज़्यादा ही काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे के नाम पर हमें कुछ भी नहीं मिलता है और रिस्पेक्ट तो ना के बराबर मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।